आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब है एक राष्ट्र और एक चुनाव, जिसके बारे में बात करेंगे। जिसके आने से क्या होगा, क्या क्या लॉसेस होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। उसके बाद में बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या लाभ होंगे। उसके बाद में बात करेंगे कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अब तक क्या क्या हो चुका है। और कोविंद, जो रामनाथ कोविंद का पैनल है, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या क्या सुझाव दिए, क्योंकि उनके नाम से कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने अपने सुझाव सौंपे हैं और उसी के तहत अमेंडमेंट 129 के तहत इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो इसके बारे में आज हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव। ऐसा अभी पहली बार नहीं है कि अभी पहली बारी 2029 के बाद से, जैसा कि माना जा रहा है 2029 या 34 में पूरे भारत की सभी लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव साथ में हो सकते हैं अगर ये बिल पारित हो जाता है तो। पर इसके पहले भी हमारा जैसे देश आजाद हुआ था 1951-52 में एक साथ चुनाव हुए थे। उसके बाद में अगर हम देखें 1957 में, 1962 में से 1967 तक हमने एक साथ चुनाव कराए, लोकसभा के भी और विधानसभाओं के भी। उसके बाद में 1969 में बिहार में जो वहां के मुख्यमंत्री थे भोला पासवान, शास्त्री की सरकार दल बदलने के कारण अल्पमत में आ गई थी और उसके बाद में वहां मध्यवर्ती चुनाव किए गए। और उसी के साथ 1970 में भी इंदिरा गांधी ने चुनाव को 11 महीने समथिंग पहले करा लिया था, लोकसभा के चुनाव को। इसकी वजह से पूरा सिस्टम चेंज हो गया और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे होने लगे और लोकसभा के चुनाव अलग टाइम पे होने लगे। अब सरकार ये चाह रही है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ में हो। इसके बारे में हम बात करते हैं तो वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। तो भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव एक ही समय पर हो, इसका मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन। इसका उद्देश्य क्या है, तो चुनाव को एक साथ आयोजित करने से समय में, पैसा, संसाधन की बचत होगी और चुनावी प्रक्रिया जो बार बार व्यवधान डालती है सरकार के कामकाजों में, वो नहीं डालेंगे। जैसे अगर हम देखें हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते, या तो नगरीय निकाय के चुनाव होते, या पंचायत के चुनाव होते रहते, या किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव होते, या फिर लोकसभा के चुनाव होते। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई सा चुनाव जारी रहता है। इस वजह से वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है, मतलब आचार संहिता लगी रहती है। इस वजह से भी सरकारें वहां पर काम नहीं कर पाती है। हम देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला लाभ है इसमें खर्चों की बचत, क्योंकि सभी चुनाव अगर एक साथ होंगे, मान लीजिएगा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सभी स्टेटों में एक साथ चुनाव होंगे तो सरकारों को एक साथ ही प्रचार करने की जरूरत होगी। बार बार मध्य प्रदेश के लिए अलग प्रचार करना नहीं होगा, यूपी के लिए अलग प्रचार करना नहीं होगा, जिससे चुनाव के खर्चों में भी बचत होगी। उसके साथ मान लीजिएगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे विधानसभा का हो रहा है, तो एक ही टाइम पे वोटिंग मशीन में एक ही साथ वोटर को, मतलब मतदाता को जाना होगा और वो एक ही साथ सभी के वोट डाल पाएगा। तो उससे खर्चों में बचत हो सकती है। तो चुनावी प्रक्रिया में होने वाले खर्चे में बचत होगी, जैसे सुरक्षा पर, प्रशासन पर, प्रचार में, इन सब में बचत होने के पूरे अनुमान है। उसके बाद में समय की बचत, क्योंकि अगर हम देखें अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होते रहते, इस वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे चुनाव होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। और अगर एक साथ सभी चुनाव को किया जाएगा तो यहाँ पर समय की बचत भी की जा सकती है। उसके बाद में एक स्थिर सरकार भी हमें मिल सकती है, कि बार बार चुनावों की वजह से सरकारों में अस्थिरता आ जाती है और एक साथ चुनाव होने से सरकार का कार्यकाल स्थिर रहेगा। उसके बाद चुनाव आयोग पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा चुनाव में उलझा रहता है। तो चुनाव आयोग को बार बार चुनाव के आयोजन से नहीं जूझना पड़ेगा और चुनाव आयोग पर कार्य का बोझ कम हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिएगा मध्य प्रदेश में चुनाव है, फिर राजस्थान में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो चुनाव आयोग को अपना कहीं ना कहीं उलझा रहना पड़ेगा। और अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो चुनाव आयोग पर दबाव कम हो जाएगा।
उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां क्या क्या है, अगर हम एक साथ सभी चुनाव करवाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले आते हैं संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, क्योंकि अभी हमारे संविधान में चुनाव के बारे में अलग अलग इंडिपेंडेंसी सिस्टम है कि इसके लिए संविधान के कुछ हिस्सों में बदलाव करना होगा। जैसे आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि का वर्णन है, 172 में, उसके बाद इनमें इनको बदलना होगा। उसके बाद है राज्य सरकारों का विरोध, क्योंकि बहुत सारी राज्य की सरकारें अपने आप को इंडिपेंडेंट मान के सरकार के अंदर काम करेगी और बहुत सारी राज्य सरकारों को लोकसभा के अगर साथ में चुनाव होते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स होगी। तो कई राज्य सरकारें अपने चुनाव में स्वतंत्रता चाहती है और केंद्र के नियंत्रण को वो नहीं चाहेगी। तीसरा पॉइंट आता है चुनाव का समय पर प्रभाव। जब केंद्र और राज्य सरकार के चुनाव एक साथ होंगे तो यह कुछ राज्यों के लिए प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि उनके राजनीतिक मुद्दे अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि पूर्वोत्तर के, जैसे मणिपुर की बात करें और देश की बात करें, तो मणिपुर के लोकल मुद्दे अलग हो सकते हैं और हमारे भारत देश के मुद्दे अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिएगा कि मणिपुर का अगर कोई बंदा, कोई वोटर देश के मुद्दे पर वोट करेगा तो हो सकता है कि वो देश के मुद्दे पर अलग पार्टी को वोट करने जा रहा हो और मणिपुर के मुद्दे पर अलग पार्टी को वोट करने जा रहा है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चौथा मुद्दा ये भी हो सकता है। अब अगला मुद्दा है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों के लिए यहाँ पे चुनौती होगी। पार्टियां अपनी रणनीतियों को नई तरीके से बदलने के लिए मजबूर हो सकती है। वे लोकसभा और राज्य चुनाव के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाती, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होती, कभी कभी लोकसभा में अच्छे से परफॉर्म करती है बट वो राज्य सरकार के चुनाव में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो इस वजह से जो छोटी पार्टियां, उनको भी यहाँ पर नुकसान उठाने को मिल सकता है। जैसे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां होती है हमारे कंट्री में, तो उन क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, इन पार्टियों को इतना लॉस नहीं होगा। बट जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, धीरे धीरे, अमेरिका में भी यही होता है कि अमेरिका में भी क्षेत्रीय पार्टियां वहां पे ज्यादा बढ़ी नहीं पा रही, क्योंकि वहां पे सिर्फ दो ही पार्टियां प्रमुख है, एक तो रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आप उस आधार पर राजनीतिक दलों के लिए भी यहाँ पे चुनौती हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे लागू किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को, लागू कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान में बदलाव करना होगा। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ किए जा सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर चुनाव के समय का समन्वय। केंद्र व राज्य के सरकारों को चुनाव को सिंक किया जाएगा ताकि चुनावी तारीखें एक जैसी हो सके। जैसे अभी मान लीजिएगा 2029 में चुनाव होने के हमारे लोकसभा के, अब मान लीजिएगा कि बहुत सारे, जैसे अगर हम बात करें यूपी की, अब यूपी में 2025 में चुनाव होंगे विधानसभा के, 25 से उसका कार्यकाल जाएगा 2030 तक। तो इसका मतलब है कि जब चुनाव लोकसभा के 2029 में होंगे तो यूपी के तो 2030 में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा, तो उसको एक साल पहले करवाना पड़ेगा। अब मान लीजिएगा किसी राज्य में 2027 में चुनाव होते हैं विधानसभा के, फिर अगली विधानसभा का चुनाव 27 के बाद 5 साल बाद अगर हम जोड़ दें तो 2032 वहां पे बनेगा। तो या तो उसका कार्यकाल 3 साल के लिए 2 साल के लिए बढ़ाना होगा, या फिर उसका अगली जो विधानसभा उसका 2 साल कम करना होगा। तो कहने का मतलब यही है कि 2029 तक या तो इन विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने होंगे या फिर अगले 5 वर्ष से कम करने होंगे। अगला है पारदर्शिता और राजनीतिक दलों की सहमति। सभी राजनीतिक दलों को और राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी ताकि कोई भी पक्ष विरोधी ना हो। अभी यही चल रहा है कि संसद में, इसीलिए इसको पेश किया गया है कि ताकि संसद में जो लोकसभा है वहां पर इसमें अच्छे से डिस्कशन हो सके। और इस बार तो ये पारित नहीं हो पाया क्योंकि अभी सिर्फ इसके ऊपर वोटिंग हुई है और इसके बाद इसको जेपीसी के पास भेजा गया, उसके बाद ये फिर से लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। दोनों जगह से अगर ये पारित हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद या सहमति के बाद आप मान लीजिएगा फिर ये कानून बनेगा और 2029 या 34 तक पॉसिबल हो पाएगा कि पूरे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू हम कर सके। अब अगर हम देखें, अगर बिल पास होता है तो 2029 तक ये इलेक्शन पॉसिबल है। और अगर बिल पास होता है तो 3 प्रमुख जो पॉइंट है वो क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक
एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं की कार्यकाल घटेगा, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद है जिन राज्यों में विधानसभा 2023 के आखिर में हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिएगा कि 2023 या 24 में किसी का चुनाव हुआ है या 2023 में हुआ, 23 से अगर हम 5 साल देखते हैं तो 28 में, अब 28 में उसका कार्यकाल खत्म होने का है। अब अगर हमें चुनाव करवाना है 2029 में तो 1 साल इस विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना होगा। अगला है विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2029 से ही लागू होगा और इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव कराने होंगे। तो 26 तक हम चुनाव करा लेंगे और उसके बाद में 29 या 34 से एक साथ सभी राज्यों के और लोकसभा के चुनाव को भी एक साथ किया जा सकता है। उसके बाद है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अब तक क्या क्या हो चुका है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मई 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार उनकी आई थी, क्योंकि 26 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक देश और एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हुई थी और लॉ कमीशन ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराए वित्त जाने से करोड़ों रुपयों का बचत हो सकता है और पीएम मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी जून 2019 में इस पर विचार विमर्श करने के लिए कहा था सभी पार्टियों को। उसके बाद नवंबर 2020 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया और 2023 में अगर हम देखें तो मार्च 2024 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की और अगर हम बात करें उस कमेटी ने मार्च 2024 में सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बैठाई। कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे, इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव, निकाय मतलब नगरीय निकाय के चुनाव जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत। उसके बाद 2024 में दिसंबर में कैबिनेट ने बिल पास किया और इसे अगले हफ्ते संसद ने मतलब पिछले मंगलवार के दिन ही संसद में इसको प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो कोविन पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या क्या सुझाव दिए, हम सुझाव को देखेंगे। तो सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। मतलब किसी राज्य में अगर 2026 में कार्यकाल खत्म होने का है विधानसभा का तो उसको 3 साल से बढ़ाकर 2029 तक कर दिया जाए। अगला है हंग असेंबली, मतलब जब किसी को बहुमत ना मिले तो या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाए तुरंत। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाए, मतलब निकाय चुनाव की बात हो रही है। चौथा पॉइंट यहाँ पर उनकी रिपोर्ट में है चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। पांचवा जो पैनल की बात है तो कोविन पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों को एडवांस प्लानिंग की सिफारिश दी, क्योंकि ऑब्वियसली कि सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव भी एक साथ होंगे तो हमें वोटिंग मशीन, सुरक्षा बलों की भी आवश्यकता अधिक होगी। तो ये पैनल के 5 सुझाव है जो इस रिपोर्ट में दिए गए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि पूरे देश में इसके सपोर्ट में क्या कहा जा रहा है और इसके विरोध में क्या कहा जा रहा है उसको हम समझते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन और विरोध में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं इसको हम देखते हैं। तो अगर हम इसके इस सवाल के समर्थन और विरोध को अलग अलग तरीके से देखें तो पहले हम समर्थन में पढ़ते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि हर साल 5 या 6 राज्यों में
चुनाव होते हैं, इससे देश के विकास कार्यों में बाधाएं आती है। और उड़ीसा का उदाहरण अगर हम देखें तो उड़ीसा के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि वहां 2004 के बाद में से विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होते जा रहे हैं, लेकिन नतीजे अलग अलग आते हैं। कहने का मतलब केंद्र में बीजेपी आई है बहुत टाइम और वहां पर बीजेडी की सरकार है, मतलब बीजू जनता दल की सरकार वहां पर रही है। हालांकि इस बार वहां पर बीजेपी की आई है और केंद्र में भी बीजेपी की आई है, और वहां पर आचार संहिता बहुत कम समय के लिए रहती है, और जिस वजह से सरकार को कामकाज करने में अच्छा मौका मिलता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होते तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में ला कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उससे 4500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसमें यह भी कहा गया था कि साथ चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 1751 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ता है, यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च कम होने लग जाएगा। अब इसके विरोध में क्या कहा गया इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर रहता है कि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें विधानसभा चुनाव में दिक्कत आएगी। और ये बिल्कुल सही भी लगता है कि हो सकता है कि केंद्र में कोई सरकार जीत जाती तो अगर वो केंद्र सरकार अगर अच्छे से काम नहीं करती तो उसको विधानसभा के चुनाव में हार का मुंह भी देखने को पड़ सकता है। वहीं अगर लोकसभा में 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे, तो ये समस्या विरोधी इसके तर्क में बताते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रामनाथ कोविंद की कमेटी बैठाई गई थी सरकार के द्वारा, उस कमेटी के सदस्य कौन कौन है। तो इस समिति के 8 सदस्यों में एक तो इसके जो अध्यक्ष है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है, और एक वकील है इसमें हरीश साल्वे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है। 3 नेता इसमें चुने गए, जिनमें सबसे पहले अमित शाह है जो देश के गृह मंत्री है और भाजपा के बड़े नेता है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, पहले वे विपक्ष के नेता भी थे लोकसभा में राहुल गांधी के पहले। और ये गुलाम नबी आजाद है जो जम्मू कश्मीर से आते, पहले कांग्रेस से थे, अभी एक स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बना ली। ये एनके सिंह है जो 15वें वित्त आयोग थे, और ये सुभाष कश्यप है जो लोकसभा में महासचिव रह चुके हैं, और संजय कोठारी ये पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त रह चुके। तो अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन भारत सरकार को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या इससे देश को बेनिफिट होगा या इससे देश को नुकसान होगा? आपकी राय मुझे कमेंट में दें। धन्यवाद।